हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, जयशंकर जी बांग्लादेश तो गए, तारिक रहमान से भी मुलाकात की, खालिदा जिया के जनाजे में भी गए, लेकिन दोस्तों मोहम्मद यूनुस से नहीं की मुलाकात। भारत विरोधी सोच रखने वाले मोहम्मद यूनुस को भारत ने दिया मुंह तोड़ जवाब, कर दी उसकी हालत खराब। बताएंगे जयशंकर जी के मोहम्मद यूनुस से ना मिलने के क्या है मायने दोस्तों, क्या आने वाले समय में और आने वाली सरकार को साथ लिया अपने भारत ने और मोहम्मद यूनुस के एजेंडे को दिया मुंह तोड़ तमाचा। सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, नए साल पर ही भारत ने कर दिया बड़ा खेला। तो वहीं दोस्तों इससे भी बड़ी खबर आपको बताएंगे, बीजिंग में हुई क्वाड की दुर्लभ बैठक। जी हाँ, चीन को जवाब देने के लिए बनाए गए इस सदस्य देशों क्वाड, जिनमें अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया है शामिल, ये ग्रुप ही चीन को जवाब देने के लिए बनाया गया था दोस्तों। और इसी ग्रुप की मीटिंग चीन में हुई है। आपको सबसे पहले बड़ी जानकारी देंगे, कैसे चीन बौखला गया और कैसे उसको भी नहीं पता चल पाया दोस्तों। ये बैठक तो दुर्लभ है ही है दोस्तों, खबर भी दुर्लभ है। ऐसे खबर बहुत कम आते। साथ ही साथ आपको बताएंगे, बांग्लादेश में खालिदा जिया के नमाजे जनाजा पर भी अच्छी हरकत करने लगा पाकिस्तान। जयशंकर जी के मुलाकात पर देने लगा ऐसे ऐसे बयान दोस्तों, जानकर आप भी कहेंगे ये तो पाकिस्तान की आदत पहले से ही है। वहीं आपको बताएंगे कि जो लेटर जयशंकर जी खालिदा जिया के बेटे तक पहुंचाने के लिए गए हैं, आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस लेटर में क्या लिखा है और कैसे खास है वो लेटर दोस्तों। आगे आने वाले समय में बांग्लादेश से रिश्ते स्थापित करने के लिए शादी बताएंगे। नए साल की शुरुआत होते ही दोस्तों तेल के खेल में भारत को एंट्री का बहुत बड़ा न्योता मिला है। बताएंगे किसने खोल दिए 2026 के ऑयल ब्लॉक्स भारत के लिए, कौन है वो देश। तो वहीं दोस्तों नए साल पर एक और नई रिपोर्ट सामने आ गई है, जिससे उड़ जाएगी जिनपिंग की नींद। जापान, जर्मनी कुछ भी नहीं दोस्तों, चीन तक को पछाड़ देगा अपना भारत। वहीं आपको बताएंगे नए साल पर कैसे ये वाली गैस हुई सस्ती, घरेलू उपभोक्ताओं की जेब को मिलेगा बम्पर फायदा दोस्तों। और 1 जनवरी से क्या क्या नियम बदल चुके हैं और आज बैंक खुले हैं कि बंद, सारी जानकारियां विस्तार से बताएंगे। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि इस नई साल के शुरुआत से अपना भारत फिर एक बार तरक्की की मुकाम हासिल करेगा, तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा दोस्तों। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नया वर्ष आपके जीवन में फिर और खुशहाली लेकर आए। अब बात करते हैं दोस्तों पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी के बांग्लादेश यात्रा के दौरान एक महत्वपूर्ण राजनयिक संकेत देखने को मिला। जयशंकर जी ने बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से कोई बैठक नहीं की दोस्तों, जो भारत बांग्लादेश संबंधों में वर्तमान तनाव की गंभीरता को दर्शाता है। ये कदम खास तौर पर तब ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब नेपाल के विदेश मंत्री बालानंद शर्मा और पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने यूनुस से स्टेट गेस्ट हाउस जमुना में मुलाकात की। ये देखा जा रहा है कि जयशंकर जी की रणनीति शेख हसीना के सत्ता छोड़ने और अंतिम सरकार के गठन के बाद बांग्लादेश में बिगड़ते हालात को लेकर भारत चिंतित है। हाल के दिनों में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हिंसा, इस्कॉन मंदिरों में तोड़फोड़ और बढ़ती भारत विरोधी भावना ने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित कर दिया। ऐसे में जयशंकर जी की मोहम्मद यूनुस से ना मिलने की स्थिति एक साफ राजनीतिक संदेश के तौर पर सामने आई है, जो भारत की नाराजगी और गंभीर दृष्टिकोण को उजागर करती है दोस्तों। लेकिन वहीं पाकिस्तान और नेपाल जैसे देशों के प्रतिनिधियों की यूनुस से सहज मुलाकात ये संकेत देती है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अन्य अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ अपने राजनयिक संबंध बनाए रखना चाहती है दोस्तों। विदेश मंत्री जयशंकर जी बुधवार को बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए 4 घंटे की यात्रा पर ढाका पहुंचे। इस दौरान उन्होंने खालिदा जिया के बेटे और बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता तारिक रहमान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शोक संदेश भी सौंपा। उन्होंने तारिक रहमान को उनकी मां और देश की पहली महिला पीएम खालिदा जिया के निधन पर भारत की ओर से गहरी संवेदना भी व्यक्त की। जयशंकर जी इस दौरे पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के 2 नेताओं के साथ बैठक की, लेकिन उसके मुखिया मोहम्मद यूनुस के साथ मुलाकात नहीं की दोस्तों। अपनी इस यात्रा के दौरान जयशंकर जी को बांग्लादेश के अंतरिम विदेश सलाहकार तौहीद हुसैन के साथ हाथ मिलाते देखा गया। हालांकि यात्रा के दौरान इन दोनों शीर्ष राजनयिकों के बीच कोई औपचारिक बैठक नहीं हुई। हालांकि बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक देश के कानून सलाहकार डॉक्टर आसिफ नजरुल और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डॉक्टर खलीलुर रहमान ने ढाका के जातीय संसद भवन में विदेश
विदेश मंत्री जयशंकर जी से मुलाकात की। ऐसे में जयशंकर जी ने मोहम्मद यूनुस से मुलाकात ना करके दोस्तों भारत की मोदी सरकार ने हर एक भारतीय ने क्लियरली मैसेज दे दिया यूनुस को कि अगर भारत विरोधी कृत्य करोगे, चाल चलोगे तो भारत तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं करेगा। लेकिन अपने भारत ने दोस्तों तारिक रहमान से मिलकर आगे की रणनीति तय कर दी, क्योंकि यूनुस सरकार ने पाकिस्तान के साथ नजदीकियां बढ़ाई है, भारत के दुश्मन के साथ नजदीकियां बढ़ाई है, जिससे भारत की चिंता में इजाफा हुआ है। हालांकि बांग्लादेश में आगामी फरवरी में चुनाव होना है, इस चुनाव में बीएनपी को आगे बताया जा रहा है। ऐसे में अपने भारत को आशा है कि नई लोकतांत्रिक सरकार आने से भारत और बांग्लादेश के संबंध सुधरे हैं। और जैसा कि दोस्तों हर किसी को ऐसा लग रहा है कि बीएनपी के अब मुखिया तारिक रहमान ही चुनाव में जीत सकते हैं और वही प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। ऐसे में उनसे मुलाकात करके भारत ने आगे की रणनीति सेट कर दी। आपकी इस पर क्या राय है? भारत की कूटनीति अगर आप भी मानते हैं वर्ल्ड में सबसे बेस्ट है तो कमेंट में इंडिया इज बेस्ट, इज द बेस्ट जरूर लिख दीजिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां क्वाड गठबंधन के आलोचक रहे चीन वहीं पर जुट गए भारत समेत 4 देशों ने कर ली दुर्लभ बैठक। दोस्तों चीन की धरती पर से ही दे दिया सख्त संदेश। जैसे ही चीन को पता चला भड़क उठा। बता दें चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद बोले तो क्वाड के सदस्य देशों अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के राजदूतों ने चीन की राजधानी बीजिंग में एक दुर्लभ और सार्वजनिक रूप से प्रचारित बैठक की। यह बैठक मंगलवार को बीजिंग स्थित अमेरिकी दूतावास में आयोजित हुई, जिसे क्षेत्रीय कूटनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। अमेरिका के राजदूत डेविड पर्ड्यू ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर बैठक की तस्वीर साझा करते हुए कहा कि क्वाड स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने वाली एक सकारात्मक शक्ति है। उन्होंने कहा कि चारों देशों के बीच संबंध स्थिर, मजबूत और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बने हुए हैं। इस बैठक में भारत के बीजिंग स्थित राजदूत प्रदीप कुमार रावत भी शामिल थे। हालांकि भारतीय दूतावास की ओर से इस बैठक पर औपचारिक प्रतिक्रिया अभी तक नहीं दी गई है। गौरतलब है कि चीन लंबे समय से क्वाड का कड़ा आलोचक रहा है। बीजिंग का आरोप है कि क्वाड गुट राजनीति और ब्लॉक आधारित टकराव को बढ़ावा देता है। हालांकि इस ताजा बैठक पर चीन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया तो सामने नहीं आई, लेकिन इससे पहले चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा था कि देशों के बीच सहयोग किसी तीसरे पक्ष को निशाना बनाकर नहीं होना चाहिए और गुटिया राजनीति से क्षेत्रीय शांति और वह स्थिरता को खतरा पैदा होता है। विशेषज्ञों के मुताबिक बीजिंग में क्वाड राजदूतों की यह खुली बैठक चीन को एक स्पष्ट कूटनीतिक संदेश है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में नियम आधारित अर्थव्यवस्था और रणनीतिक संतुलन पर चारों देश एकजुट हैं। जी हाँ दोस्तों, कितना अजीब है ना, जो गुट चीन के खिलाफ ही बनाए गए हैं वही गुट मिलकर बैठक चीन में कर रहे हैं। कितनी बड़ी और दुर्लभ बात है। अब देखना ये होगा दोस्तों कि ऑफिशियल क्या जानकारी, क्या बयान निकल कर सामने आता है चीन की तरफ से। ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बात रहने वाली है दोस्तों, देखने वाली बात होगी। फिलहाल वेट करते हैं चीन के ऑफिशियल स्टेटमेंट का। आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप बात कर लेते हैं फिर से एक बार बांग्लादेश की खबरों की, जहां पर खालिदा जिया के नमाजे जनाजा पर भी अच्छी हरकत करने लगा पाकिस्तान। बता दें, कहते हैं दोस्तों कि इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती, चाहे हालात कैसे भी हों। पाकिस्तान ने एक बार फिर साबित कर ही दिया कि वो अपनी अच्छी हरकतों और झूठे प्रोपेगेंडाओं से कभी बाज नहीं आ सकता। मौका था बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार का, जहां दुनिया भर के नेता शोक व्यक्त करने और श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। ये एक बेहद गंभीर और गमगीन माहौल था, लेकिन पाकिस्तान को यहाँ भी अपनी सियासत चमकानी थी और झूठ की दुकान चलानी थी। भारत की तरफ से विदेश मंत्री जयशंकर जी ने बड़ापन दिखाते हुए शिरकत की, लेकिन पाकिस्तानी तंत्र ने इस मौके का इस्तेमाल एक भ्रामक और शर्मनाक झूठ फैलाने के लिए कर दिया। दोस्तों ढाका में जो कुछ हुआ और जिस तरह पाकिस्तान ने उसे पेश करने की कोशिश की, वो उसकी कूटनीतिक कंगाली को दर्शाता है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बेगम खालिदा जिया के नमाजे जनाजा का कार्यक्रम चल रहा था। वहाँ कई देशों के राजनयिक मौजूद थे। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री जयशंकर जी कर रहे थे, जैसा कि हमने आपको शाम की खबर में बताया था। जबकि वहीं पाकिस्तान की तरफ से नेशनल असेंबली के स्पीकर अयाज सादिक पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान शिष्टाचार के नाते नेताओं का एक दूसरे से मिलना स्वाभाविक होता है। इसी बीच जयशंकर जी और अयाज सादिक का आमना सामना हुआ। दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और बहुत संक्षिप्त बात की, यानी कर्टेसी एक्सचेंज हुई। यह किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर होने वाली एक सामान्य प्रक्रिया है। जब आप किसी जनाजे या शोक सभा में होते हैं तो वहाँ आप मुंह फेर कर खड़े नहीं हो सकते, बल्कि एक मानवीय शिष्टाचार निभाते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने इस पर क्या अच्छी हरकत की, आपको बता दें।
दोस्तों जैसे इन दोनों नेताओं की तस्वीर सामने आई, पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन वॉरफेयर मशीनरी और सोशल मीडिया के ट्रोल आर्मी ने अपना काम शुरू कर दिया। पाकिस्तान के कई हैंडल्स और वहां के मीडिया ने ये नैरेटिव सेट करना शुरू कर दिया कि भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी खुद चलकर पाकिस्तानी स्पीकर अयाज सादी के पास गए और उनसे मिलने की पहल की। पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का मकसद ये दिखाना था कि भारत पाकिस्तान से बात करने के लिए उतावला है या भारत झुक रहा है। उन्होंने इसे अपनी कूटनीतिक जीत की तरह पेश करने की कोशिश की। ये दावा किया गया कि जयशंकर जी ने प्रोटोकॉल तोड़कर पाकिस्तानी नेता को अहमियत दी। ये दावा न केवल हास्यास्पद है दोस्तों, बल्कि कोरा और सफेद झूठ भी है। रियलिटी क्या है हम आपको बताते हैं। सच्चाई ये है कि ये दावा तथ्यात्मक रूप से पूरे तरीके से गलत है। वहाँ मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों और राजनयिक सूत्रों के मुताबिक ये मुलाकात एक औपचारिक कार्यक्रम के साइड लाइन पर हुई थी। कार्यक्रम स्थल पर नेताओं के बैठने और खड़े होने की जगह तय होती है या वे एक समूह में खड़े होते हैं। जयशंकर जी वहाँ किसी से मिलने के लिए चलकर नहीं गए थे, वे वहाँ बांग्लादेशी नेतृत्व और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ मौजूद थे। उसी दौरान अयाज सादिक भी वहाँ थे और दोनों का सामना हुआ। एक सभ्य देश का प्रतिनिधि होने के नाते जयशंकर जी ने हाथ मिलाया। इसे खुद चलकर जाना बताना पाकिस्तान की हताशा को दर्शाता है। ये सिर्फ एक संयोग था, कोई पूर्व नियोजित द्विपक्षीय बैठक नहीं। ऐसे में दोस्तों जनाजे पर भी पाकिस्तान की राजनीति, पाकिस्तान की गिरती सोच का सबूत है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गर्त में है, दुनिया में उसकी कोई सुन नहीं रहा। ऐसे में जब भारतीय विदेश मंत्री जैसा कद्दावर नेता उनके किसी प्रतिनिधि से हाथ भी मिला लेता है तो वो इसे अपनी उपलब्धि बताकर अपनी जनता को बेचना चाहते हैं। उन्हें अपनी जनता को ये दिखाना है कि देखो भारत भी हमें भाव दे रहा है, जबकि हकीकत ये है कि भारत ने टेरर और टॉक्स पर अपना रुख रत्ती भर भी नहीं बदला है, इनफैक्ट अपना रुख और ज्यादा कड़ा कर लिया है। दोस्तों किसी का अंतिम संस्कार का मंच राजनीति या पीआर स्टंट करने की जगह नहीं होती। खालिदा जिया के निधन पर शोक जताना प्राथमिकता होनी चाहिए थी, लेकिन पाकिस्तानी तंत्र का पूरा जोर इस बात पर था कि कैसे इस मौके को भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। ये उस दिवंगत आत्मा और बांग्लादेश के लोगों का भी अपमान है। ये पहली बार नहीं है दोस्तों। शंघाई सहयोग संगठन बोले तो एससीओ की बैठकों में भी या संयुक्त राष्ट्र में भी जब भारतीय नेता पाकिस्तानी प्रतिनिधियों के आसपास होते हैं तो पाकिस्तानी मीडिया ऐसी ही कहानियां गढ़ता है। वे सामान्य शिष्टाचार और कूटनीतिक नीति के बीच का फर्क जानबूझकर मिटा देते हैं। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे दोस्तों कि रियलिटी क्या है। और पाकिस्तान खालिदा जिया के नमाज तक पर भी अपनी अच्छी हरकत करने से बाज नहीं आ रहा। आप क्या जवाब देना चाहेंगे ऐसे में जरूर कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ बता दें दोस्तों, तारिक रहमान को लिखे पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या लिखकर भेजा दोस्तों, क्या था उसमें आपको बता दें। जैसा कि आपको पता है प्रधानमंत्री मोदी जी ने बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान को उनकी मां के निधन पर पत्र लिखा। उस पत्र में पीएम मोदी ने कहा कि प्रिय तारिक रहमान साहब, आपकी मां बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष बेगम खालिदा जिया के निधन के बारे में जानकर मुझे गहरा दुख हुआ। कृपया इस व्यक्तिगत क्षति पर मेरी संवेदना स्वीकार करें, उनकी आत्मा को शांति मिले। मोदी जी ने आगे कहा कि मुझे जून 2015 में ढाका में बेगम साहिबा के साथ अपनी मुलाकात और चर्चा याद है। वो दुर्लभ संकल्प और दृढ़ विकास विश्वास की नेता थी और उन्हें बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री होने का गौरव प्राप्त था। उन्होंने बांग्लादेश के विकास के साथ साथ भारत बांग्लादेश संबंधों को मजबूत करने में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। मोदी जी ने पत्र में आगे कहा कि हालांकि खालिदा जिया का निधन एक अपूरणीय शून्य छोड़ गया है, उनकी दृष्टि और विरासत कायम रहेगी। मुझे विश्वास है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के आपके कुशल नेतृत्व में उनके आदर्शों को आगे बढ़ाया जाएगा और भारत और बांग्लादेश के बीच गहरी और ऐतिहासिक साझेदारी को समृद्ध करने और एक नई शुरुआत सुनिश्चित करने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करना जारी रहेगा। राष्ट्रीय शोक के इस क्षण में मेरी संवेदनाएं बांग्लादेश के लोगों के साथ भी है, जिन्होंने अपने पूरे इतिहास में उल्लेखनीय ताकत और गरिमा दिखाई है। मुझे विश्वास है कि वे अपने साझा मूल्यों, लोकतांत्रिक परंपराओं और राष्ट्रीय एकता की गहरी भावना से निर्देशित होते रहेंगे, क्योंकि वे शांति और सद्भाव के साथ आगे बढ़ेंगे। तो ये पूरी बात थी दोस्तों जो इस लेटर में प्रधानमंत्री मोदी जी ने खालिदा जिया की मौत के बाद उनके बेटे तारिक रहमान को पत्र लिखा, पत्र सौंपा। आपकी इस पर क्या राय है दोस्तों? लेकिन एक एक बात बांग्लादेश के आगे आने वाले चुनाव को साधुती नजर आ रही है दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें मोहम्मद यूनुस को लगा बड़ा झटका, 7 दिन में दूसरा इस्तीफा। स्वास्थ्य सलाहकार ने भी छोड़ दिया अपना पद दोस्तों। यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार में राजनीतिक उथल पुथल बढ़ती जा रही है। फरवरी 2026 के चुनाव से पहले बढ़ते तनाव के बीच सरकार को एक और तगड़ा झटका लगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए मुख्य सलाहकार के विशेष सहायक सैयदुर रहमान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कैबिनेट डिवीजन ने एक राजपत्र अधिसूचना जारी कर बताया कि राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। सैयदुर रहमान एक सप्ताह के अंदर यूनुस के अंतरिम सरकार से
इस्तीफा देने वाले दूसरे वरिष्ठ अधिकारी बन गए हैं। डेली स्टार और प्रोदोम ऑलो के अनुसार कैबिनेट विभाग ने मंगलवार रात अधिसूचना जारी कर दी है कि राष्ट्रपति सैयदुर रहमान का इस्तीफा स्वीकार तो कर लिया गया है। उनके इस्तीफे की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं है। हालांकि प्रोदोम ऑलो को दिए गए बयान में सैयदुर रहमान ने कह दिया कि उन्होंने 1 महीने पहले इस्तीफा दे दिया था, जिसे मंगलवार को स्वीकार किया गया। उनकी सरकारी सेवा का कार्यकाल मंगलवार को समाप्त हो गया। दोस्तों उधर आपको बता दें, यूनुस सरकार पर भड़क उठी शेख हसीना की पार्टी कह दिया बांग्लादेश में होने वाला चुनाव गैर कानूनी है। बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने आगामी राष्ट्रीय चुनावों और जुलाई चार्टर जनमत संग्रह को पॉलिटिकल सुसाइड बताते हुए मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार पर प्रतिबंध लगाने की कड़ी आलोचना की और आगामी चुनावों को गैर कानूनी बताया है। अवामी लीग ने तर्क दिया कि प्रतिबंध के बाद भी वो देश की सबसे बड़ी और सबसे प्रसिद्ध पार्टी है, जिसका दावा है कि उसे कुल मतदाता के 60% ज्यादा का समर्थन है। इस तरह देश के ज्यादातर मतदाताओं को अपने आप वोट देने का अधिकार नहीं है। वहीं आपको बता दें, उधर क्या अब मेरा निर्वासन खत्म होगा? जी हां, खालिदा जिया के निधन के बाद तस्लीमा नसरीन ने पूछा, बांग्लादेश से कर दी है डिमांड। दोस्तों लंदन में निर्वासन में रह रही प्रसिद्ध बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने मंगलवार को बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के निधन के बाद उनकी कड़ी आलोचना की है। तस्लीमा ने खालिदा जिया पर उनके शासनकाल के दौरान अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ रुख अपनाने और कई किताबों पर बैन लगाने का आरोप लगाया। तस्लीमा ने खालिदा जिया को लेकर यहाँ तक कह दिया है कि उन्होंने अपने सत्ता काल में जिहादियों का साथ दिया था, जिहादियों के साथ खड़ी थी। साथ ही उन्होंने ये भी सवाल उठा दिया कि क्या खालिदा जिया की मौत के बाद उनकी 31 साल का लंबे निर्वासन की सजा खत्म हो जाएगी? क्या उन किताबों पर से बैन हटाया जाएगा जिन पर उनके सत्ता के दौरान बैन लगाया गया था? अब बात कर लेते हैं अगली बेहतरीन खबर की, जहां पर तेल के खेल में भारत को एंट्री का मिला न्योता। गुयाना ने खोले 2026 के ऑयल ब्लॉक्स। दोस्तों तेजी से उभरते तेल उत्पादक देश गुयाना ने भारतीय कंपनियों को अपने ऊर्जा क्षेत्र में निवेश का बहुत बड़ा मौका दिया है। गुयाना सरकार ने 2026 में होने वाली तेल ब्लॉकों की नीलामी में भारतीय कंपनियों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। इसका उद्देश्य अपने तेजी से बढ़ते ऊर्जा क्षेत्र में निवेशकों का दायरा बढ़ाना है। नई दिल्ली में ANI से बातचीत में गुयाना के उच्चायुक्त धर्म कुमार सिराज ने बताया कि भारत और गुयाना के बीच ऊर्जा सहयोग आने वाले वर्षों में और गहराएगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 में गुयाना ने भारत को लगभग 60 लाख बैरल कच्चा तेल सप्लाई किया है और आने वाले समय में इसमें बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद है। दोस्तों खास बात यह है कि ये पहल ऐसे समय पर आई है जब भारत अपनी ऊर्जा आपूर्ति को विविध बनाने में जुटा है। खासकर भू राजनीतिक अनिश्चितताओं और रूसी तेल पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच गुयाना का तेल क्षेत्र तेजी से विस्तार कर रहा है। दोस्तों साथ ही साथ आपको बता दें, क्या चीन को भी पछाड़ देगा अपना भारत? जापान जर्मनी कुछ भी नहीं, इन रिपोर्ट से उड़ेगी जिनपिंग की नींद। दोस्तों भारत ने 2025 का साल जाते जाते एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। उसने जापान को पीछे छोड़ते हुए सकल घरेलू उत्पाद बोले तो GDP के मामले में विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल कर लिया है। यानी दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे पर चीन, तीसरे पर जर्मनी, चौथे पर भारत और 5वें नंबर पर जापान आ गया है। यह जानकारी सरकार की वार्षिक आर्थिक समीक्षा में सामने आई है। इतना ही नहीं, आने वाले वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था जर्मनी को पीछे छोड़कर अमेरिका और चीन के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। इसकी अंतिम पुष्टि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की 2026 की पहली छमाही में जारी किए जाने वाले आंकड़ों पर निर्भर करेगी, जब 2025 के अंतिम आंकड़े प्रकाशित किए जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की चिंता बढ़ने वाली है, क्योंकि एक्सपर्ट्स भारत को ग्लोबल ग्रोथ इंजन करार दे रहे हैं। दोस्तों ब्लूमबर्ग की रिपोर्टों में कहा गया है कि हालांकि सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP के मामले में चीन अभी भी बहुत बड़ा है, लेकिन भारत की तीव्र वृद्धि यानी कुछ परिदृश्यों में दशक के अंत तक 9% बनाम चीन का 3.5% और बेहतर आय दृष्टिकोण एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देते हैं। इस स्थिति को मजबूत करने के लिए भारत को निरंतर बुनियादी ढांचे और मानव पूंजी में निवेश की आवश्यकता है, तभी भारत की ग्रोथ चीन से आगे निकल सकती है। जी हाँ दोस्तों, इस रिपोर्ट ने वाकई में चीन में तो तहलका मचा ही दिया होगा। ऐसे में हैप्पी न्यू ईयर PM मोदी जी जरूर कमेंट में कहिएगा। दोस्तों साथ ही साथ बता दें, हाफिज सईद के बाद लश्कर के एक और आतंकी ने भारत को दे दी बड़ी धमकी। कह दिया कश्मीर में जिहाद जो है वो जारी रहेगा। भारत ने बहुत बड़ी गलती की थी। बता दें, पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा भारत के खिलाफ नए सिरे से हमले का प्लान बना रहा है। इसका खुलासा हाल ही में लश्कर के शीर्ष नेताओं के बयानों से हुआ है। पहले लश्कर प्रमुख हाफिज सईद ने भारत को धमकी दी। अब लश्कर-ए-तैयबा के डिप्टी चीफ और पहलगाम आतंकी हमले के मुख्य आरोपी सैफुल्लाह कसूरी ने भारत में आतंकी हमलों की चेतावनी दी है। उसने कश्मीर में जिहाद जारी रखने की कसम खाई है। लश्कर के इन दोनों
दोनों नेताओं का बयान ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान में जारी तनाव के बाद आया है। रिपोर्ट के मुताबिक लश्कर तैयबा ने लाहौर में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था। इस दौरान लश्कर के शीर्ष नेताओं ने भारत को जमकर धमकियां दी। सैफुल्लाह कसूरी ने अपने कैडर को संबोधित करते हुए घोषणा की है कि समूह मिशन कश्मीर से कभी पीछे नहीं हटेगा। उसने कश्मीर में लगातार हिंसा को सही ठहराने के लिए धार्मिक बयानबाजी का भी इस्तेमाल किया। उसने कहा कि जो लोग हमें आतंकवादी बताते हैं वे सुन लें, हम जिसे सही मकसद कहते हैं उसके लिए लड़ते रहेंगे और अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों को कभी नहीं छोड़ेंगे। उसने भारत की चेतावनियों को भी कम आंकने की कोशिश की। कसूरी ने दावा किया कि भारत से मिलने वाली धमकियों का कोई वास्तविक मूल्य नहीं है और जोर देकर कहा कि लश्कर जानता है कि अपने दुश्मन से कैसे निपटना है। कसूरी ने कैडरों को आश्वस्त करने के लिए लश्कर के संस्थापक हाफिज सईद यानी अमीर मोहतरम का भी जिक्र किया, जो उनके लैंग्वेज में कहा जाता है दोस्तों, यानी भारत के खिलाफ नई रणनीति, भारत में जिहाद फैलाने, कश्मीर में जिहाद जारी रखने और भारत द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर में आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त करने को एक चेतावनी के तौर पर आतंकवादी अब भारत को धमकियां देते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ बता दें, ईरान में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट रंग ला रहा। क्या ट्रंप का दबाव मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं खामेनेई? दोस्तों बता दें, ईरान में आर्थिक संकट के चलते भड़के प्रदर्शनों ने पूरे देश को हिला डाला। पिछले 3 दिनों से तेहरान, मशहद, इस्फहान, शिराज, कराज, हमादान और अन्य शहरों में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारी मुल्लाओं को जाना होगा, तानाशाही मुर्दाबाद और मौत तानाशाह को जैसे नारे लगा रहे हैं। और यह 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद हुए बड़े प्रदर्शनों के बाद ईरान में सबसे बड़ा जन आंदोलन है। दोस्तों अब आप कहेंगे ये प्रदर्शन कैसे प्रदर्शनों की शुरुआत कैसे हुई? तो आपको बता दें, प्रदर्शन की शुरुआत 29 दिसंबर को तेहरान के ग्रैंड बाजार से हुई, जहां मोबाइल फोन विक्रेताओं और दुकानदारों ने ईरानी रियाल के रिकॉर्ड गिरावट के खिलाफ हड़ताल की। रियाल की कीमत अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 1.42 मिलियन तक गिर गई, यानी $1 के मुकाबले ईरानी रियाल की कीमत 14 लाख से ज्यादा हो गई है, जबकि महंगाई दर दिसंबर में 42.2% से अधिक हो गई है। खाद्य पदार्थों की कीमतें 72% और स्वास्थ्य सेवाओं की 50% तक बढ़ गई है। यही कारण है दोस्तों कि महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ ईरान की जनता में उबाल देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ बता दें, बीजेपी ने बड़ा आरोप लगाया, ममता बनर्जी ने भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी को दे दी धमकी। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए। पार्टी का दावा है कि ममता बनर्जी ने देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के लिए खुलेआम धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल किया और कह दिया कि अगर वो चाहे तो कोलकाता में शाह अपने होटल से भी बाहर ना निकल पाएंगे। बीजेपी का आरोप है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। टीएमसी इस तरह की तानाशाही रवैया पहले भी दिखा चुकी है। पार्टी का दावा है कि बंगाल में लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं और ममता बनर्जी ने इसे बर्बाद कर दिया है। वहीं बता दें, नए साल पर सीएम योगी का युवाओं को बड़ा तोहफा। यूपी पुलिस ने 32,679 पदों पर सीधी भर्ती का विज्ञापन किया जारी, आवेदन की प्रक्रिया शुरू। दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड यानी यूपीपीआरपीबी ने आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 के तहत कुल 32,679 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक विज्ञप्ति जारी कर दी है। लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह एक सुनहरा अवसर माना जा रहा है। बाकी जानकारी आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। तो वहीं आपको बता दें, नए साल पर आईजीएल की बड़ी राहत। दिल्ली एनसीआर में पीएनजी गैस हुई सस्ती, घरेलू उपभोक्ताओं की जेब को मिलेगा बड़ा फायदा। दोस्तों नए साल 2026 की शुरुआत घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर लेकर आई है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड यानी आईजीएल ने नई दिल्ली और एनसीआर में घरेलू पीएनजी पाइप्ड नेचुरल गैस की कीमतों में कटौती का ऐलान किया है। कंपनी ने प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर यानी एससीएम 70 पैसे की कमी की है, जिससे लाखों घरों के मासिक बजट पर सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद है। बढ़ती महंगाई के बीच ये फैसला उपभोक्ताओं के लिए राहत देने वाला माना जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें, आज 1 जनवरी यानी नए साल के दिन पूरे देश में बैंक बंद नहीं रहेंगे। आरबीआई की बैंक हॉलीडे लिस्ट 2026 के मुताबिक इस दिन सिर्फ कुछ चुनिंदा शहरों में ही बैंक बंद रहेंगे, जबकि देश के ज्यादातर शहरों में बैंक सामान्य रूप से खुले रहेंगे और रोज की तरह काम करेंगे। 1 जनवरी 2026 को इन शहरों में बैंक बंद रहेंगे, जिसमें आइजोल, चेन्नई, गंगटोक, इम्फाल, ईटानगर, कोहिमा, कोलकाता और शिलोंग। इन शहरों के अलावा बाकी राज्यों और शहरों में बैंक खुले रहेंगे। दोस्तों इसी बीच ये थी की सारी बड़ी जानकारी। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथ तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा दोस्तों। और जाते जाते आप सभी को नए साल की फिर एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर।